Hello everyone, good morning. This is Kuldeep Mishra. Today we are going to discuss another topic of our second chapter from trade to territory, and the topic is the claim to paramountcy. तो इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं कुलदीप मिश्रा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो क्लासेस में बहुत सारे वॉर के बारे में पढ़ा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने पहले बंगाल में वॉर किया, फिर जो है वो मैसूर की ओर बढ़े, फिर उसके बाद मराठाओं से उन्हें लड़ाइयाँ लड़ी। फिर अब क्या हो रहा है कि अब देखो इस बात से क्या पता चलता है कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी कंपनी परस्यूडेड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ये बात तो क्लियर है कि जो शुरुआती 19th सेंचुरी में कंपनी ने जो है सारे मतलब कि उन्होंने एक तरह से एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई कि वो अपने टेरिटरी को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें। उन्होंने इस तरह की पॉलिसी बनाई थी, लेकिन उन्हें बाद में ये लगने लगा कि ऐसे कि कब तक हम लोग लड़ाइयाँ करते रहेंगे, और इस लड़ाई में हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है। हमारी बहुत सारी आर्मी का नुकसान होता है, हमारी जो इकॉनमी है वो लॉस हो जाती है, उसका लॉस होता है। तो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें हमने बिना वॉर के ही हम अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर सकें। तो उसके बारे में अब इन लोगों ने सोचना शुरू किया। तो अब देखते हैं हम लोग कि अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल जो कि था उस समय कब से कब तक 1830 टू लेकर 23 अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी वॉज इनिशिएटेड। पैरामाउंटेंसी का मतलब क्या बोल सकते हो आप कि किसी के अंडर में, मतलब कि प्रभुत्ता अपनी या सर्वोच्चता को इस्टेब्लिश करना चाहता था वो। तो इस तरह की पॉलिसी लेकर आते, मतलब उसकी शुरुआत करता है वो। नाउ द कंपनी क्लेम्ड दैट, अब मतलब पैरामाउंटेंसी का मतलब कि उससे बढ़कर कोई नहीं है, इस तरह की पॉलिसी वो इनिशिएट करना चाह रहा है। अब वो द कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम, हैंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। अब वो क्या बताना चाह रहा है, मतलब वो डिक्लेयर कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि अब उसकी जो पावर है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, मतलब उससे ज़्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं। और उसकी जो पावर है बाकी के जो इंडियन स्टेट्स हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा है, ग्रेटर दैन दैट ऑफ, सॉरी यहाँ पर दैन होगा, दैन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो अब उससे क्या होता है कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वाज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। अब क्या कर रहा है कि अब वो अपने जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के बजाय वो क्या कर रहा है कि वो एक तरह से संतुष्ट कर रहा है कि वो जो है एनेक्स कर सकता है किस किस चीज़, एनेक्सिंग थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम, डरा रहा है, धमका रहा है कि उनके जो भारतीय राज्य हैं या साम्राज्य हैं उनको वो क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके जितना पावरफुल अब कोई है नहीं। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से सबके माइंड में सेट कर दे रहा है कि हाँ हम ऐसे ऐसे, एक तरह से जैसे कि हमारे यहाँ भी क्या होता है, जैसे कोई किसी को डराता धमकाता है, जैसे बोलता ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं सबके मन में वो बात आ जाती है कि हाँ हो सकता है ऐसा कर ही दे कहीं ये। तो वही चीज़ यहाँ पर भी थी। अब देखते हैं हम लोग क्या कि दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसी एज वेल। तो ये जो व्यू था, मतलब ये जो तरीका था, इसने जो है आगे भी ब्रिटिशर्स ने जो है इसको जो है क्या किया, फॉलो किया और इस पॉलिसी को आगे बढ़ाया उन्होंने। जैसे कि अब क्या देखें, फॉर एग्जांपल व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर नाम का एक स्मॉल स्टेट था जो कि आज के कर्नाटका में है। वहाँ पर एक रानी थी चेन्नम्मा, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में मूवमेंट किया था, लेकिन उसको जो है उस छोटे से स्टेट को जो भी ब्रिटिश ने क्या कर लिया था, एनेक्स कर लिया था। मतलब ऐसा लड़ाई लड़के ही उन्होंने एनेक्स कर लिया। तो अभी हम थोड़ा बैकग्राउंड में पीछे जाएंगे, अभी हम लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम अभी थोड़ा पीछे जाएंगे यहाँ से। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह की पॉलिसी उन्होंने शुरू कर दी थी पहले से ही, मतलब लॉर्ड हेस्टिंग्स के आने से पहले ही ये पॉलिसी चल रही थी। जैसे हम लोगों ने सब्सिडरी अलायंस के बारे में सुना था, तो जैसे हम लोगों ने 1799 में जब मैसूर का वॉर देखा था हमने, तो उसमें देखा था हमने कि जब लास्ट में टीपू सुल्तान हार जाता है इन द फोर्थ बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर, सो देयर वॉज अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द मैसूर इन 1799। तो सब्सिडरी अलायंस है क्या आखिर में, तो हम लोग उसके बारे में आज जानते हैं पहले।
तो ये 1798 और 1805 के टाइम पे जो गवर्नर जनरल बनाया गया था उस समय वो लॉर्ड वेलेस्ली बनाया गया था। तो इन 1798 लॉर्ड वेलेस्ली बिकेम द गवर्नर जनरल एंड ही एक्वायर्ड टेरिटरीज थ्रू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस एंड आउटराइट वॉर्स। तो क्या करता था कि वो किस तरह से जो टेरिटरीज थी उनको किस तरह से एक्वायर करता था, या तो वहाँ पे सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर देता था या तो वो तुरंत वो क्या कर देता था, मतलब वॉर कर देता था। तो ये सारी चीज़ें मतलब पूरी तरीके से या तो लड़ाई कर देता था या तो सब्सिडरी अलायंस इम्पोज करता था। दो पॉलिसीज़ थी उसकी। तो अब इसमें क्या था कि द सिस्टम ऑफ फॉर्मिंग सब्सिडरी अलायंस वॉज वेरी क्लीवर मूव बाय द ब्रिटिशर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ राइवलरीज एमंग द इंडियन स्टेट्स। एक तरह से सब्सिडरी अलायंस का जो फॉर्मेशन था या फिर ये इसको इम्पोज करने के लिए जो एक बहुत ही क्लेवर मूव था ब्रिटिशर्स की ओर से कि ये अपने जो इंडियन रूलर्स हैं उनसे कैसे भी करके एक तरह से बदला ले रहे थे कि अब जो है अब सब्सिडरी अलायंस में क्या होने वाला था। अभी हम उसके कंडीशंस जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती थी उसमें। तो सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर देते थे जिसमें उन्हें कम से कम जो है एक तरह से हार्म होता था और वो उस पर्टिकुलर प्लेस को कंक्वर भी कर लेते थे, मतलब एक्वायर भी कर लेते थे। दे आस्क्ड द रूलर टू एक्सेप्ट द पैरामाउंटेंसी ऑफ द ब्रिटिश एंड साइन अ सब्सिडरी ट्रीटी विद देम। मतलब क्या करते थे कि अगर उन्होंने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद अगर वो हार मान लिए कौन, जो रूलर्स हैं, तो उसके बाद ये क्या करेंगे, तो उनसे क्या बोलते थे रूलर से ये ब्रिटिशर्स कि आप हमारी पैरामाउंटेंसी एक्सेप्ट करो, मतलब हमारी प्रभुसत्ता, मतलब कि आप हमारे अंडर में रहोगे, ये चीज़ एक्सेप्ट करो और एक ट्रीटी साइन करो सब्सिडरी अलायंस की। सब्सिडरी ट्रीटी भी आपको साइन करना है। तो सब्सिडरी ट्रीटी क्या है अभी हम देखते हैं। तो इन रिटर्न, अब उसके बाद क्या करते थे, इन रिटर्न द ब्रिटिश प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द रूलर फ्रॉम इंटरनल रिबेलियंस एंड फ्रॉम अटैक्स बाय हिज राइवल्स। अब उसके रिटर्न में ब्रिटिश क्या प्रॉमिस करते थे उन रूलर्स से कि आपके जो भी आंतरिक मतभेद होंगे, जो विद्रोह होंगे, उससे हम आपको बचाएंगे। किनसे, जो भी आपके विद्रोही होंगे उनसे हम मतलब कि जब कभी भी आंतरिक कोई भी इंटरनल रिवेलियन होगा तब हम क्या करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इस बात का प्रॉमिस किया किसने, ब्रिटिशर्स ने। मतलब जब कभी सब्सिडरी ट्रीटी साइन की जाती थी तो ये सारी कंडीशन रखी जाती थी और बहुत सारी कंडीशन है जो रखी जाती थी। अब देखो किस तरह से ये अपने एक तरह से जाल में फंसा रहे हैं इनको, इंडियन रूलर्स को, और ये सभी फंसते भी चले जा रहे हैं। वो इसी वजह से है क्योंकि अब जो है जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने बंगाल को भी कैप्चर कर लिया, मैसूर को भी कैप्चर कर लिया, मराठा एम्पायर को भी कैप्चर कर लिया। तो अब छोटे छोटे सिर्फ किंगडम बचे हुए हैं जिनके पास उतनी पावर है नहीं, तो उनको मानना ही था जो कुछ भी वो बोलते या फिर जो कुछ भी वो ट्रीटी साइन करना चाहते उनको मानना ही था उसको। तो उसके बाद उन्होंने कुछ कंडीशन रखी। द इंडियन रूलर हु साइंड द सब्सिडरी अलायंस हैड टू एग्री टू द फॉलोइंग कंडीशन। तो इंडियन रूलर्स जो थे उनको जब कोई भी सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेता उनको कुछ कंडीशन थी उसको मानना ही था। तो क्या चीज़ करना था, ही वुड नॉट कीप एन आर्मी ऑफ हिज ओन, मतलब कि वो अपनी खुद की आर्मी नहीं रखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या चालाकी है कि वो अपनी खुद की आर्मी नहीं रखेंगे। अगर वो खुद की आर्मी रखेंगे तो लोकल लोग होंगे जो मतलब कि उनसे ही मतलब कि उनके सिटीजन होंगे, उनको वो आर्मी में रखेंगे। तो पैसा किसके पास जाएगा, पैसा उनके पास जाएगा जो लोकल लोग हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि आप खुद की आर्मी नहीं रखोगे, एक तो ये भी था और दूसरा ये भी था कि अगर इनके खुद के लोग रहेंगे तो हो सकता है कभी न कभी ये हमारे अगेंस्ट में हो जाएं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी आर्मी नहीं रखोगे। दूसरी चीज़ क्या कंडीशन रखी इन्होंने, ही वुड कीप ब्रिटिश आर्मी एंड पे फॉर इट्स मेंटेनेंस। आप जो आर्मी रखोगे भी वो ब्रिटिश आर्मी होगी और आप उसके मेंटेनेंस के लिए पे भी करोगे। मतलब अब ब्रिटिश को क्या ये पॉलिसी है, देखो कि जो आपकी आर्मी होगी भी उसमें ब्रिटिशर्स होंगे और उनको एक तरह से आप बोल सकते हो सैलरी वगैरह वो भी आप ही पे करोगे। जो भी कुछ मेंटेनेंस उनका होना चाहिए सब कुछ रूलर्स को ही, जो लोकल रूलर्स होगा उसी को पे करना पड़ेगा। तो अब एक तरह से क्या करना चाह रहे हैं कि कंपनी अपना पैसा अपनी आर्मी पर भी खर्च नहीं करना चाह रहा है, वो भी किसके थ्रू करा रहा है, इंडियन रूलर्स के थ्रू।
क्यों ऐसा करा रहा है? क्योंकि अब इन सभी को वो अपने अंडर में रख लिया है, एक तरह से पैरामाउंटेंसी ही हैज़ डिक्लेयर्ड द पैरामाउंटेंसी ओवर द इंडियन रूलर। तो अब उनको ये बात माननी ही माननी है और उन्होंने सब्सिडरी अलायंस भी साइन कर लिया है। तो ही वुड हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिश बिफोर इंटरिंग इनटू एन अलायंस विद द अनदर रूलर और डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट अनदर किंगडम। तो अब इसमें क्या करना था कि अब एक चीज़ और, उनको परमिशन भी लेनी पड़ती थी, किससे? ब्रिटिशर्स से। क्यों परमिशन लेनी पड़ रही? कि अगर वो किसी दूसरे रूलर के अगेंस्ट में या उससे अलायंस करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, या उसके अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? ब्रिटिशर्स से। मतलब वो खुद से मतलब वॉर भी डिक्लेयर नहीं कर सकते और ना ही किसी भी अदर रूलर से के साथ अलायंस या ट्रीटी साइन कर सकते हैं। तो अ ब्रिटिश ऑफिसर कॉल्ड द रेसिडेंट वुड बी स्टेशन एट द रूलर्स कोर्ट एंड आल्सो नो ऑफिशियल ऑफ एनी अदर यूरोपियन पावर वुड बी अलाउड इन द कोर्ट। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स था उसने जो है रेसिडेंट, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं आवास, वुड बी स्टेशन, उन्होंने क्या किया, जो रूलर कोर्ट था वहाँ पर अपना एक आवास इस्टेब्लिश कर लिया, स्टेज मतलब स्थापित कर लिया बोल सकते हैं। एंड आल्सो नो ऑफिशियल ऑफ एनी अदर यूरोपियन पावर। अब अदर यूरोपियन पावर का क्या मतलब है कि यूरोपियन पावर में सिर्फ इंग्लिश थोड़ी न थे, इंग्लिश थे, मतलब ब्रिटिशर्स थे, फ्रेंच भी थे और पुर्तगीज़ भी थे और डच भी थे। तो ये जो फ्रेंच, पुर्तगीज़ और डच हैं, इनको जो है वहाँ पर एंट्री के लिए क्या कर दिया उसने कि अब किसी और को, जो बाकी की यूरोपियन पावर्स हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा यहाँ पर एंट्री के लिए। तो किसी भी तरह से जो है, तो उन्होंने क्या कर लिया, अपना रेसिडेंट इस्टेब्लिश कर लिया। स्टेशन, स्टेशन मतलब एक तरह से नियुक्त करना या इस्टेब्लिश कर लेना बोल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इस्टेब्लिश करना ही होगा कि वहाँ पर अपने रूलर्स को इस्टेब्लिश कर लिया और उन्होंने जितने भी अदर यूरोपियन पावर्स हैं उनको जो है वहाँ पर ना आने के लिए, एक तरह से आने के लिए मना कर दिया एक तरह से। तो ये था। अब इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं सब्सिडियरी अलायंस के बारे में। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो हमें लगता है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा और इन्जॉय भी किया होगा आप लोगों ने। तो ये था हमारा सब्सिडियरी अलायंस और इसके बारे में भी हम लोग और जानेंगे कि अब इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो इसमें हमने एनसीईआरटी के साथ एक दो बुक्स का और यूज़ किया है जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आप लोगों को दे पाऊँ। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड if you can share, then it can so that the other student can take the advantage of this video. So please like, share and subscribe my channel. Jai Hind, have a good day.